अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम स्टैचोमेट्री जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमेशा जो है तो आप लोगों को ले डूबता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट के दरमियान जब आप बैठते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि इसका हमने क्या करना है। और दूसरा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैचोमेट्री का चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ करते हो तो सबसे पहला एमसीक्यू स्टैचोमेट्री का होता है और उसकी आपको समझ ही नहीं आ रही तो कि इसका क्या करना है। इसी तरह जब आप पार्ट बी करते हो या उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करते हो तो उसमें भी एक ना एक जो है क्वेश्चन प्रेजेंट होता है स्टैचोमेट्री का। तो आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम स्टैचोमेट्री पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है, जो FBISC की बुक है जो कि फॉलो हो रही है। दिस इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन, जिसको हम NBF लिखते हैं, ठीक है। तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज के स्टैचोमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसी तरह किप्स एकेडमी के क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। इसके साथ साथ जो KVK की बुक यूज़ हो रही है उसके जो एक्सरसाइज के स्टैचोमेट्री के क्वेश्चन हैं फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के, वो आपको मैंने कराए। उसके बाद कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक से मैंने जो है तो आपको स्टैचोमेट्री के क्वेश्चंस कराए। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम फेडरल बोर्ड के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो बस सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम पाकिस्तानी होने के नाते ख़ुद को प्रूव कर सकें कि येस हम भी एजुकेटेड लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर्स इन द फॉलोइंग MCQs। अब हमारे पास MCQs गिवन है, इसमें हम लोगों ने सूटेबल आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ वाटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है, हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इफ़ वी हैव 1 mole of a molecular substance, जैसे वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। सो इट ऑलवेज कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, और वो हमारे पास होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर हमारे पास 1 मोल वाटर मौजूद है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दैट वुड बी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हेंस इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्लास्क कंटेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। 50 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट फॉर वॉल्यूम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट फॉर वॉल्यूम। वैसे हम सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, जो डेसीमीटर क्यूब है वो भी हम यूज़ करते हैं फॉर वॉल्यूम। और STP क्या है, STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको गिवन है, ठीक है, उसका जो फ्लास्क के अंदर पड़ी हुई है, उस फ्लास्क के अंदर उसका वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन है। अब फ्लास्क के अंदर कितना मैस पड़ा होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड का, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हम सबसे पहले मोलर मैस निकालते हैं, मोलर मैस फॉर सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र का एटॉमिक मैस होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को अगर आप 32 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मैस, 64 ग्राम पर मोल। एक मोल अगर है उसके अंदर मैस कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, 64 ग्राम पर मोल है। और अभी इससे जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है, लाइक 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज़ इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो उसके अंदर मैस कितना होगा, दैट इज़ 64 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या है 64 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर मैस कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देना है
सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। वजह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, लेकिन हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाएगी, हम लिखेंगे 22414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड at STP contain how many sulfur dioxide, that is 64 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर मैस कितना होगा, दैट वुड बी x। ये हमें नहीं पता, अननोन है, तो हम इन दो क्वांटिटीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 22414 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह आपको मैथ्स में कराया जाता है कि दोनों साइड पे 22 और 4 को डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। या फिर आपको मैथ्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये तो पता होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाता है, वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.427 ग्राम। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम इन इट। कहता है एक नेकलेस है, ठीक है, जो लेडीज़ पहनती हैं, उसके अंदर डायमंड, वो डायमंड की नेकलेस है, उसके अंदर डायमंड कितने हैं, 6 ग्राम है। और डायमंड क्या है, आपने सुना होगा डायमंड के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल, दीज 3 आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, कार्बन। ये तीनों क्या है, कार्बन है। डिफरेंसेस क्या हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है इनके अंदर डिफरेंस होती है। डायमंड के अंदर टेट्रागोनल अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल होती है। और बकीबाल जिस तरह हॉलो फुटबॉल होता है उस तरह होती है शेप इसकी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। मैस गिवन है, नंबर ऑफ़ एटम्स हम लोगों ने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, फिर से कैलकुलेशंस करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखें, अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ़ कार्बन, इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ़ कार्बन, तो इसके अंदर मैस कितना होगा, दैट वुड बी 12 ग्राम। ठीक, क्योंकि कार्बन जो है उसका एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 ग्राम। आपने 6 नहीं कर देना है क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आपको इस तरह नज़र आता है C6 और यहाँ पे 12, ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है। स्टूडेंट इसको 6 कर देते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। और अगर 1 मोल कार्बन जो है दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर, और हमारे पास वो कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं, इफ़ 12 ग्राम हैव 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो अगर आपके पास मैस 6 ग्राम गिवन होगा, नेकलेस के अंदर डायमंड कितना है 6 ग्राम, तो फिर उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, दैट वुड बी x। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6 ग्राम। अब अगेन इसको आप 12 पे डिवाइड कर दें, इसको आप 12 पे डिवाइड कर दें, इस तरह कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो फाइनल आ जाता है, दैट इज़ 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन या एटम्स ऑफ डायमंड। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। पार्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3, इसको हम एल्यूमिनियम भी बोलते हैं कॉमनली। अब कहता है कि अगर इसका मास 204 है, ठीक है, गिवन है, तो उसमें एल्यूमिनियम का मास जो है वो कितना होगा। ठीक है, आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें से आपने निकालना है मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ करना है और यहाँ से हमने मोलर मास निकाल लेना है। मोलर
mass of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब याद रखें कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, पेपर में अगर आप बैठते हो तो ये आपको गिवन होता है। तो हम लिखेंगे 2 × 27 क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, प्लस हम कर देंगे 3 × ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और ऑक्सीजन का मास अगर हम लिख लेते हैं तो वो होता है 15.9, राउंड ऑफ करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। इन सब को अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 54 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 16 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 48 हो जाएगा, और एज अ होल ये हमारे पास कितने की इक्वल होगा, 102 ग्राम पर मोल, 102 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मास फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारे पास रास्ता जो है वो बन गया है, रास्ता इस तरह बन गया है कि हम इस 102 को यूज़ कर लेते हैं कि देखें अगर हमारे पास 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो उसके अंदर एल्यूमिनियम कितना है, ये आपको नज़र आ रहा है 2 × 27 या 54। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर मास जो है एल्यूमिनियम का दैट इज़ 54 ग्राम, लेकिन अगर आपके पास 204 ग्राम होगा तो फिर कितना मास होगा, ये अननोन क्वांटिटी है। 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वुड कंटेन x ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सिंपली इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये x मल्टीप्लाई बाय 102 हो जाएगा, और यहाँ से 54 मल्टीप्लाई बाय 204 हो जाएगा। ये 102 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। Now we have part number 5. The reactant which is consumed earlier and gives least quantity of a product is called what? तो जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, हमारे पास दो टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, एक हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट इन एक्सेस या एक्सेस रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है, सॉरी कंफ्यूज नहीं होता, कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब यूज़ हो जाता है। लेकिन जो रिएक्टेंट इन एक्सेस होता है वो एंड तक, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है लिमिटिंग ख़त्म हो जाएगा लेकिन एक्सेस में वो स्टिल मौजूद रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो किसकी है, दैट इज़ फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बुक की लाइन है और बुक की एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन? एमोनिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो ये हम सब की अगर करेंगे तभी हमें पता चलेगा, अदरवाइज हम इसको नहीं बता सकते। तो देखिए सबसे पहले अगर हम करते हैं एमोनिया के लिए, तो एमोनिया जो है, एमोनिया के अंदर होता है नाइट्रोजन, उसका मास होता है 14, और एमोनिया के अंदर हाइड्रोजन हैं 3 टाइम्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 1, और 14 + 3 ये हमारे पास हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मास फॉर एमोनिया। अब अगर हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज हम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे मास कितना है, अब ये 17 में से 14 क्या है, नाइट्रोजन है, और टोटल 17 है, और परसेंटेज के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा तकरीबन 82%, 82.3% आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ डाइनाइट्रोजन, ठीक है, N2H4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है तो 2 × 14 कर देंगे, और हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 4, तो 4 × 1 कर देंगे। अब ये 1 कहाँ से है, दिस इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 14 कहाँ से है, दिस इज़ द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 1 4, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब अगर ये 32 ग्राम पर मोल हो गया तो इसमें से हम लोगों ने नाइट्रोजन का मास निकालना है, तो नाइट्रोजन कितने टाइम्स है, मास कितना है 28, तो हम लिखेंगे 28 आउट ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो परसेंटेज आता है दैट इज़ 87.5%। उसके बाद अगला जो गिवन है दैट इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं NO। तो नाइट्रोजन का मास होता है कितना 14, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को हम लोगों ने 14 के साथ ऐड कर देना है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा 30 ग्राम पर मोल। अब 30 तो टोटल है, उसमें से 14 क्या है,
नाइट्रोजन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से परसेंटेज जो इसकी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज़ 46.6%। लास्ट पे जो हमारे पास रह गया दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 और OH। अब नाइट्रोजन जैसे कि हम लोगों ने किया, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन की जगह फिर 16 और फिर से हाइड्रोजन, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। इन सब को हम लोगों ने मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से आंसर आता है 33 ग्राम पर मोल। अब टोटल मोलर मास कितने हैं, दैट इज़ 33, लेकिन 33 में से 14 क्या है, दैट इज़ नाइट्रोजन, और मल्टीप्लाई बाय इसको कर देंगे 100। जब 100 के साथ करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर तकरीबन 42.42% आ जाएगा। अब देखें, एक आपके पास परसेंटेज 42 है, एक आपके पास 46 है, एक आपके पास 87 है, एक आपके पास 82 है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके अंदर है, N2H4 के अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ से अभी हम राइट ऑप्शन लगा देंगे N2H4। Now question number 7. Vitamin A has a molecular formula C20H30NO. The number of vitamin A molecules in 500 milligram of capsule is. कोई विटामिन है, ठीक है, उसका नाम विटामिन A है और मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका ये गिवन है। अब कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं और मैस यहाँ पे आपको गिवन है कैप्सूल का। अब उस कैप्सूल के अंदर विटामिन ए के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम कि हमें चाहिए होता है मैस इन ग्राम, हमें मिलीग्राम के अंदर नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो मैस गिवन है विटामिन का, मैस ऑफ विटामिन जो गिवन है दैट इज़ 500 मिलीग्राम। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास बन जाएगा 0.5 ग्राम। उसके बाद मोलर मैस निकालना है हम लोगों ने, मोलर मैस फॉर विटामिन। यहाँ पे कितने कार्बन आइटम हमारे पास हैं, 30 बल्कि 20 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 16, कार्बन का मैस कितना होता है 16, और उसके बाद हाइड्रोजन्स कितने हैं 30, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे 16 कर देंगे। इन सब को हमने क्या करना है, ऐड और मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देखेंगे कि इसका जो मोलर मैस बनेगा दैट इज़ 286 ग्राम पर मोल। अब मोलर मैस हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना आसान है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है कि मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मैस इन ग्राम हमारे पास कितना है 0.5 ग्राम, इसलिए हम लोगों ने मिलीग्राम से ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोलर मैस हम लोगों ने निकाल चुके हैं 286 ग्राम पर मोल। यहाँ भी ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट वन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। इसमें हमें कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिफरेंट आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, कहता है इन सब को आप बर्न कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन O2। तो इससे आप देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा मैस प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। डायमंड अभी आपको मैंने बताया, डायमंड क्या है, सिंपल कार्बन, हम C लिख लेते हैं। मीथेन क्या है, दैट इज़ CH4। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, दैट इज़ CO। इथेन क्या है, दैट इज़ CH3 और CH3। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं C2H6। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लास 10th के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, या जो सेकेंड ईयर वाले हैं उन्होंने पढ़ा हुआ। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, फिर अल्कीन, अल्काइन, अनसेचुरेटेड है।
एनीवेज अगर हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और इससे हम लोगों ने क्या बनाना है, वी हैव टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है। तो ऑक्सीजन कितना ऐड करेंगे, हाफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1/2, तो तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कैसे, वैसे जनरल आपको बता दूं कि 1/2 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब है एक कार्बन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये अगर मिलेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसलिए हम 1/2 O2 कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास है कार्बन डायमंड। तो डायमंड को अगर हम डायरेक्टली O2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज़ C2H6 विच इज़ ईथेन। ईथेन को अगर आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो इससे भी आपने क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। लेकिन अब हमने करना क्या है, इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन आइटम हैं, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 लगा देते हैं। अगर इसको 2 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जो बैलेंस है वो उसकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन भी होती है, ये याद रखें। कंबस्टन रिएक्शन में जब आप हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्टन करते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन क्या है, बर्निंग ऑफ समथिंग या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबस्टन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास जो होगा 7.5 ऐड कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ 3। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ मीथेन। मीथेन फार्मूला होता है CH4 और इसके साथ भी हम लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है ताकि इससे क्या बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अगेन हमारे पास मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो इससे भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 हम इसको यहाँ पे कर देते हैं और ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। अब इसमें से देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है वो किस में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, C2H6 से, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है 44, कार्बन का मैस होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 16 2 टाइम्स है, तो ये 32 + 12 ये हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर 44 ग्राम मैस होता है। लेकिन इन केस ऑफ ईथेन हमारे पास जो मैस होगा दैट इज़ 88 ग्राम, तो डबल हो जाता है। IX क्वेश्चन जो है 9, 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ ईथेन हैव इन इक्वल डैश। कहता है कि 1 मोल आपके पास है, इसका कलर चेंज कर रहे थे, नज़र नहीं आ रहा। 1 मोल आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2 और OH। और आपके पास 1 मोल है ईथेन। ईथेन का फार्मूला भी लिख दिया है, CH3 या CH3 ऐड कर देते हैं, CH3 या इसको आप इस तरह लिख देते हैं C2H6। अब दोनों की क्वांटिटी क्या है, 1 मोल है। तो अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में कितने होते हैं, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। नंबर ऑफ एटम्स की अगर आप बात करते हो, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देखें कितने एटम्स हैं, 1 2 कार्बन है इसके अंदर और 6 इसके अंदर ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ़ एटम्स के अगर आप बात करते हो तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। मैस की अगर आप बात करते हो तो मेथनॉल का मैस कुछ और होता है, ईथेन का कुछ और होता है, आप कर भी सकते हैं यहाँ से। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का ऐड कर दें साथ में। इसी तरह यहाँ पे भी आप कर दो। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। और वो भी आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ना कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे कार्बन के पास भी
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर और ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो वो भी आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो 1 मोल के अंदर सेम ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बिलो। अब स्टीम क्या है, स्टीम हम कहते हैं वाटर को, जब वो वेपर स्टेट में होता है। वाटर जो है 3 स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या जिसको आप वेपर्स कहते हो। सॉलिड में क्या होता है, आइस की फॉर्म में होता है, तो अगर कहीं पे आइस भी आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आइस का फार्मूला क्या होता है, आइस वाटर ही है। एनीवेज मीथेन होता है CH4, मीथेन के साथ आपने रिएक्ट किया वाटर को और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस हो गई है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है अगर आप STP पे ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हो तो आपके पास हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन से। अगर आपके पास वॉल्यूम मीथेन का इतना है तो उससे कितना हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ये अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है मीथेन और वाटर, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए ये हमारे पास मीथेन कितना है, यहाँ पे मीथेन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। तो 1 मोल से कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, 3 या 3 मोल्स हाइड्रोजन जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो हम लिखेंगे कि 1 मोल जो है वो कितने हाइड्रोजन दे रहा है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, 3 है। लेकिन अगर हमारे पास 1000 हो जाएगा, अगर ये हमारे पास 1000 नहीं, यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको आप सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसको आप या क्रॉस कर दें इस तरह, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब रेशो क्या है, 1:3। अगर एक मीथेन है तो उससे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, या 3 वॉल्यूम हमारे पास किसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन के। लेकिन अगर 100 मोल होंगे तो उससे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, वो x होगा। इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A, 300 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर 11, द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ डैश। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर D, एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब ये कैसे है, हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर विच इज़ एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। इतने एटम्स अगर हैं एक मोल के अंदर तो मैस कितना होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का मैस होता है 24, एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मैस इसका क्या है, 24 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर है तो इसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होंगे मैग्नीशियम के, विच इज़ एवोगाड्रो कांस्टेंट। हेंस ऑप्शन नंबर D हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। Now we have part number 12. How many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of butane? Butane क्या होता है, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। बाकी आप इसके साथ सिंगल बॉन्ड की जगह पे सारे हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें। ये भी अल्केन की क्लास से बिलोंग करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। तो दिस इज़ नॉन एज ब्यूटेन। और अगर आप इसका फार्मूला लिखते हो कंडेंस्ड में तो ये तो हो जाएगा C4, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4, और H इसके अंदर हो जाएंगे 2। C आपने फार्मूला पढ़ा होगा इसका CN H2N+2, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको 13 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तब इसे क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये 8 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 मोल्स किस चीज़ के हैं, ब्यूटेन के, तो उसके साथ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होता है, 13 मोल्स। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो अब ये तो मैंने डायरेक्टली आपके सामने कर दिया है। इसको करने का तरीका इस तरह होता है कि हम कहते हैं कि C4H10, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर ये 2 क्या हैं, इसके मोल्स हैं, तो इसके साथ हमने ऑक्सीजन को ट्रीट कराना होता है और ऑक्सीजन को ट्रीट कराने के बाद ये इसने कन्वर्ट होना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कंबस्टन रिएक्शन है और कंबस्टन रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये अपने पास नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तकरीबन हर जगह पे आता है। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में देखें 4 कार्बन एटम है, ये 2 मोल्स हैं, तो 4 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। उस 8 को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 8 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब अगर ये 8 बन गए तो बाकी आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास हो जाएंगे 20। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब आपने 2 को लेकर जाना है किधर, 20 में। तो इससे पहले लेट से ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएंगे 16। लेकिन यहाँ पे कितने हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, बल्कि ये 16 नहीं है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 यहाँ पे है और एक ये भी है, तो 16 + 1 ये हमारे पास हो जाएंगे 17। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 17 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 13 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 26 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह करना है कि किसी तरह हमारे पास ये 26 पूरे हो जाएं। तो अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 10 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 10 यहाँ पे हैं, तो 16 + 10 ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 26। तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 26। उसके बाद हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे अगर आप देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 20 यहाँ पे भी है। तो इस तरह आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, आपने थोड़ा सा सोचना होता है, दिमाग को लड़ाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 13 है, इफ 4 moles of sulfur dioxide are oxidized to sulfur trioxide, how many moles of oxygen molecules are required। कहते हैं आपके पास 4 moles हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, आपने उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया किधर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। अब कहता है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे आपको। तो ये अगेन अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखें, अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इससे हमारे पास क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगर आप इसको देखें, बैलेंस करें, तो यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर है, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ऑक्सीजन के केस में, और ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, तो 4 + 2 यहाँ पे 6 रिएक्टेंट साइड पे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। तो अगर 2 मोल्स के लिए आपको 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो आपके लिए आपको 4 मोल्स के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं, आपके पास 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसके लिए ये डबल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू डबल हो रही है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और इससे आपके पास क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी डबल हो जाएगा। सिंपल, आपने ये क्वेश्चन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है कि अगर आपके पास 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको अगर आप ऑक्सीडाइज कर देंगे तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं 2 रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसको प्रोमिनेंट अगर करें, ये थोड़ा सा यहाँ पे गंद मच गया। देखें, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आपको 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो अगर ये 4 हो जाता है तो ये अगर 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 14 है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको गिवन है 35.5, जो हम कार्बन 12 को लेते हैं
और उसको रेफरेंस लेके हम मैसेज फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में। कहता है कि अगर आपके पास 2 मोल क्लोरीन गैस है तो उसका मास कितना होगा, आपने इसमें से मास को फाइंड आउट करना है। तो याद रखें कि अगर हमारे पास 1 मोल है क्लोरीन गैस का तो उसके अंदर मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। याद रखें क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ डायटोमिक गैस, ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है। 35.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में होता है। तो 35.5 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 71 ग्राम पर मोल। अगर आपके पास 1 मोल क्लोरीन गैस है तो उसके अंदर मास कितना होगा, 71 ग्राम। लेकिन अगर आपके पास इसकी 2 मोल्स हो जाते हैं तो 2 मोल्स का मतलब अगर 1 मोल के अंदर मास 71 ग्राम है तो 2 मोल्स के अंदर कितना हो जाएगा, x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 71 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये 142 ग्राम आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 1 मोल ऑफ, यस, अगर हमारे पास 1 मोल है तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, तो इसका मतलब है दिस इज़ राइट वन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन 1 मोल, यस। एंड 2, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 का कितना होगा, 2 का हो जाएगा 14 + 14 28 ग्राम। तो ये भी हमारे पास क्या है, टिक लिखा हुआ है। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड कंटेन 1 मोल क्लोराइड आयन, और 1 मोल उसके अंदर क्या होता है, सोडियम आयन। तो ये भी हमारे पास ठीक है। अगर हमारे पास उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, और उसका मोल जो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो उस सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन जो है वो 1 मोल होंगे, इसी तरह सोडियम आयन भी 1 मोल होंगे। तो ये भी ठीक है। हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। None of the above is incorrect, all of these are correct. Part number this is 17, I guess 16. 1 mole of propane has the same. Propane होता है 1 2 3, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होते हैं। सो दिस इज अ प्रोपेन मॉलिक्यूल। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसके अंदर कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर क्या है, 4 कार्बन एटम होते हैं, इसके अंदर भी कार्बन 4 ही हैं। मास ऑफ हाफ मोल्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का मास कितना होगा, C6 है, यहाँ पे 4 है तो हाफ तो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ईथेन। कहता है इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या सेम है ईथेन के साथ। तो यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल क्या है प्रोपेन, या हमारे पास 1 मोल ईथेन है, 1 मोल ईथेन है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दैट वुड बी एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23। हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास C6 है, यहाँ पे C4 है। तो अगर ये हमारे पास 8 होता फिर हम सोच सकते, यहाँ पे 8 होता तो हम सोच सकते कि हाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि डिफरेंस आ रहा है। और नंबर ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 है, इसके अंदर भी क्या है, 4 कार्बन एटम मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको ब्यूटेन लिख दिया, एक्चुअली दिस इज़ प्रोपेन, नॉट अ, ये दिस इज़ रॉन्ग। जो फार्मूला होता है ना, दैट इज़ 1 2 3, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, यहाँ पे हमने 4 गलती से लगा दिए, 3। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम हैं, दैट इज़ 3, लेकिन ब्यूटेन में कितने हैं, 4, तो ये यहाँ पे भी ठीक नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मीथेन। मीथेन के अंदर 4 कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी ठीक नहीं है। पार्ट नंबर सेकंड लास्ट, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल होता है I2, इसका हम लोगों ने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो याद रखें कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज
एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन मिला नमक, दैट इज़ 127 ग्राम। तो अगर हम मोलर मास निकालते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल का, मोलर मास, आयोडीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिस तरह क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप 7 ए के मेंबर हैं, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, डायमॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो I2 अगर है तो इसका मतलब है 127 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 254 ग्राम। तो 1 मोल 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल हैव 254 ग्राम आयोडीन। सो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लास्ट वन, what volume of sulfur dioxide at room temperature and pressure is produced on heating 9.7 gram zinc sulfide if reaction takes place as follows। केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जिंक सल्फाइड है 2 मोल्स, इसको रिएक्ट किया हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ, तो इस हमारे पास बन गया 2 मोल्स जिंक ऑक्साइड और 2 मोल्स हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। मैस गिवन है 9.7 ग्राम। तो सबसे पहले तो इस ग्राम को आप मोल्स में कन्वर्ट कर दें। जो मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। अब हमें पता है कि जिंक सल्फाइड का मोलर मैस क्या होगा, मोलर मैस फॉर जिंक सल्फाइड, जिंक होता है 65 और सल्फर होता है 32 एटॉमिक मैस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 97 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले तो मैस आपके पास है 9.7, इसको आप डिवाइड कर दें इस 97 के ऊपर, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। अब यहाँ से रेशो निकाल लें, जिंक सल्फाइड रेशो सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कितने मोल्स है जिंक सल्फाइड के, 2, उससे कितने सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। लेकिन अगर ये 0.1 मोल जिंक सल्फाइड होता तो उससे कितने सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, दैट वुड बी x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इस ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारे पास इतना ग्राम है या इतने मोल्स हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 0.1। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम। अब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगर हमारे पास 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है एट STP तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर 0.1 होगा मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, x। तो x इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 2.4 डेसीमीटर क्यूब। हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। Thanks for watching and stay connected with I Am Chemist.